Hello students, myself Dr. Aparna Sharma, lecturer of Political Science. Students, आज हम BA थर्ड ईयर में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में यूनिट सेकंड थॉमस हॉब्स के विचारों का अध्ययन करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि थॉमस हॉब्स कौन है और उनके जन्म के समय की जो परिस्थितियाँ थी उनका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, सामाजिक समझौता कैसा था, इनके बारे में हमने एक थोड़ा ब्रीफली अध्ययन किया था। आज हम उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत का अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उनसे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज जानेंगे। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। 17वीं और 18वीं सदी की राजनीति की विचारधारा में तो इस सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्यता थी। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय संस्था न होकर एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मानव इतिहास को दो भागों में बांटते हैं, प्राकृतिक अवस्था का काल तथा नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला प्राकृतिक अवस्था का काल, यानी कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, और उसके बाद में मैंने बोला है नागरिक जीवन के प्रारंभ होने के बाद का काल। ठीक है। इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं जिसके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य तथा राज्य जैसी कोई अन्य संस्था नहीं थी। सिद्धांत के विभिन्न प्रतिपादकों में इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इसे पूर्व सामाजिक प्री सोशल और कुछ उसे पूर्व सामाजिक यानी कि प्री पॉलिटिकल अवस्था कहते हैं। इस प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार या प्राकृतिक नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। प्राकृतिक अवस्था में जो संबंध थे उनमें बहुत मतभेद हुआ करते थे। किन्हीं कारणों से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था का त्याग करने के लिए विवश हुआ और उन्होंने समझौते के द्वारा सामाजिक राजनीतिक समाज की स्थापना की। इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता, उसकी जो नेचुरल लिबर्टी थी, आंशिक या पूर्ण रूप से खत्म हो गई और स्वतंत्रता के बदले उसे राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ। व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार के स्थान पर सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। इस प्रकार लिकॉक के शब्दों में राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास। सामाजिक समझौता सिद्धांत राजनीतिक दर्शन की तरह पुराना है तथा इसे पूर्व और पश्चिम दोनों ही देशों के समर्थन प्राप्त है। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले राज्य नहीं था, उसके उसके स्थान पर अराजकता थी। ऐसी स्थिति में तंग आकर मनुष्य ने परस्पर एक समझौता किया और मनु को अपना शासक स्वीकार किया। जैसा कि हम जानते हैं कि मनु को धरती पर सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है। आचार्य कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस बात को अपनाया है कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने प्रजा की सुरक्षा का वचन दिया। यूनान में सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का प्रतिपादन किया कि उनका मत था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और एक समझौते का प्रतिफल है। इपिक्यूरियन की विचारधारा वाले वर्ग ने इसका समर्थन किया और रोमन विचारकों ने भी इस बात पर बल दिया कि जनता राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत है। इस प्रकार सबने इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, किंतु इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप से प्रतिपादन हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा किया गया, जिन्हें संविदावादी विचारक कहा जाता है।
उनमें से एक है थॉमस हॉब्स, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। अब आता है थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स इंग्लैंड के निवासी थे और राजवंश से संपर्क के कारण उनकी विचारधारा राजतंत्रवादी थी। हॉब्स के समय में इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के बीच में तनावपूर्ण विवाद चल रहा था। इस विवाद के संबंध में हॉब्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति की स्थापना नहीं हो सकती। अपने इस विचार का प्रतिपादन करने के लिए उसने 1651 में अपनी पुस्तक लेवियाथन में समझौता सिद्धांत का आशय लिया और हॉब्स ने सामाजिक समझौते की व्याख्या इस प्रकार की। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव। हॉब्स ने कहा है कि हॉब्स के समय में चल रहे इंग्लैंड के गृह युद्ध ने उसके सम्मुख मानव स्वभाव का घृणित लक्ष्य प्रस्तुत किया। उसने अनुभव किया कि मनुष्य स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी है। वह बहुत लोभी है। वह सदा शक्ति से स्नेह करता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। हॉब्स मनुष्य को मूलतः एक सामाजिक प्राणी मानता है और उसके अनुसार सभी मनुष्य स्वार्थी, अहंकारी, लोभी तथा एक दूसरे के विरोधी होते हैं। दया, प्रेम, सहानुभूति, परोपकार तथा सहयोग आदि सद्गुणों का साधारणतः उनमें अभाव होता है और यदि कभी इन सद्गुणों का उनमें उदय भी होता है तो वह भी उनके किसी स्वार्थ की सिद्धि के कारण ही होता है। मतलब मनुष्य का जो स्वभाव था, हॉब्स ने उसका बहुत ही नेगेटिव रूप प्रस्तुत किया है कि मनुष्य कैसा था, स्वार्थी था, नीच था, अहंकारी था, लोभी था और उसमें दया और प्रेम, सहानुभूति, परोपकार जैसे गुणों की सर्वथा कमी थी। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था के लिए हॉब्स ने कहा है कि इस स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी व्यक्ति के जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा और सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगल जाने के लिए घूमने लगे। वहाँ पर माइट इज़ राइट की स्थिति बन गई, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसको जो चाहिए वो उसको प्राप्त कर लेगा, चाहे इसके लिए उसको दूसरे की जान ही क्यों न लेनी पड़े। तो इस प्रकार से कैसी स्थिति हो गई थी, अराजकता की स्थिति हो गई थी। मनुष्यों को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था और प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी। मारकाट और अत्याचार का बोलबाला था। फलस्वरूप ऐसी अवस्था में मानव जीवन का स्वरूप एक एकाकी, दीन, पाश्विक और क्षणभंगुर हो गया था। मतलब कोई भी किसी को किसी भी समय मार सकता था, तो जीवन क्षणभंगुर हो गया था। स्वयं उसी के शब्दों में वहाँ कोई व्यवसाय नहीं था, कोई संस्कृति नहीं थी, कोई विद्या नहीं थी, कोई भवन निर्माण कला नहीं थी, कोई समाज नहीं था। जीवन असहाय, दीन, मलिन और पाश्विक तथा अकाल्पनिक था। तो ऐसी कंडीशन में समझौता करना आवश्यक हो गया। तो समझौते का कारण क्या था कि जीवन और संपत्ति की इस असुरक्षा तथा मृत्यु और संहार यानी लड़ाई झगड़ा के इस भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह इस असहनीय प्राकृतिक व्यवस्था का अंत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज का निर्माण करें। तो एक सामाजिक समझौता हुआ। सामाजिक समझौते में क्या हुआ कि एक नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सब व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। हॉब्स के अनुसार यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ये कहता है कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ, जिससे कि वह हम सब पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा सभी के प्रति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर कर दिया और यह शक्ति या सत्ता उस क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता बन गई। यही राज्य का श्री गणेश है। इस समझौते के अंतर्गत शासक कोई पक्ष नहीं है और यह समझौता सामाजिक है, राजनीतिक नहीं।
वह सत्ता समझौते का परिणाम है और इस प्रकार उसका पद समझौते से कहीं और अधिक उच्च है। राजसत्ता पूर्ण, निरंकुश, अटल तथा अखंड है। प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक नियमित है जिन्हें इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो वो कुछ 19 नियम थे। वो क्या थे? हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से उबरकर व्यक्ति आपस में एक समझौता करते हैं जिसके द्वारा वे अपने ऊपर शासन करने के समस्त अधिकार एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को सौंप देते हैं। समझौते के उपरांत कॉमनवेल्थ राज्य के लिए हॉब्स द्वारा प्रयुक्त शब्द का निर्माण और लेव्याथन यानी कि संप्रभु का उद्भव होता है। अर्थात हर व्यक्ति ने आत्मरक्षा के अधिकार को छोड़कर अपने सारे अधिकार संप्रभु अर्थात लेव्याथन को सौंप दिए और ये कहा कि मैं अपने सभी अधिकार इस सभा या व्यक्ति को इस आधार पर सौंपता हूँ कि तुम भी अपने सारे अधिकार इस सभा या व्यक्ति को सौंप दोगे। तो यह समझौता व्यक्ति द्वारा आपस में किया गया, इसकी संप्रभु पक्षकार नहीं है। अधिकारों का समर्पण किए बिना किसी शर्त से ये समझौता किया गया। हॉब्स एक ही समझौते से राज्य और समाज दोनों का जन्म मानते हैं। हॉब्स अपने संविदा सिद्धांत राजा और संसद के मध्य सर्वोच्चता के तत्कालीन इंग्लैंड के विवाद में राजा का सैद्धांतिक समर्थन प्रस्तुत किया। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। कौन था? हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। नवीन राज्य का स्वरूप। हॉब्स के समझौते के द्वारा एक ऐसे निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न और जिसके प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। शासित वर्ग को शासक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अब इसकी आलोचना आती है। हॉब्स ने इस विचारों की कटु आलोचना की गई है कि जनता राजतंत्रवादी और चर्च के समर्थक सभी ने इसकी कुछ आलोचनाएं की है। पहली है कि मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन एकाकी और अवास्तविक। मतलब हॉब्स ने जो कहा है मानव के लिए कि मानव कैसा है? एकाकी है, स्वार्थी है, निर्मोही है, अहंकारी है, क्रूर है, लेकिन जिसमें प्रेम, दया, सहानुभूति, करुणा, आपस में मिलजुल के रहना ऐसा कोई भी गुण नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये सर्वथा गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी मनुष्य में सारे के सारे अवगुण हो, कोई गुण ही ना हो। तो इस प्रकार उसके द्वारा प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया गया है वह न तो ऐतिहासिक है और ना ही वास्तविक है। प्रत्येक मनुष्य की प्रत्येक दूसरे मनुष्य के साथ युद्ध की कल्पना नितांत त्रुटिपूर्ण है। अतार्किक। यदि यह मान लिया जाए कि प्राकृतिक अवस्था का व्यक्ति असामाजिक, स्वार्थी और झगड़ालू था तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस प्रकार के असामाजिक समझौते से सामाजिक समझौते करने की इच्छा व सामाजिक भावना का उदय कैसे हुआ। भय के आधार पर राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। ये भी एक इसमें महत्वपूर्ण विषय है कि जब भय ही था तो फिर राज्य की स्थापना कैसे हो गई। हॉब्स के द्वारा भय और स्वार्थ जैसे हे भावनाओं के आधार पर राज्य की स्थापना की गई जो नितांत अनुचित और असंभव है। वास्तव में राज्य या समाज भय तथा स्वार्थ पर नहीं बल्कि अनुभूति, सद्भावना, सहयोग, सामाजिक हित की भावना पर आधारित है। स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो आलोचना है और इसके जो 19 पॉइंट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।